हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले तो मैं सॉरी कहूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वीडियोस नहीं, मतलब 1 वीक हो गया आई थिंक, है ना। पहले कुछ ज़रूरी वजह से और बाद में थोड़ी सी तबीयत ऐसी होगी कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, ठीक है। तो अब से हम उसके लिए सॉरी, और अब से हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या, मैं 100% अब मैं अब कह दिया ना, मुझे डालनी ही पड़ेगी। मैं रेगुलर ही रहूँगी क्योंकि हमें ये चैप्टर भी कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट भी स्टार्ट करना है क्योंकि 38 चैप्टर्स है अभी। धीरे धीरे करेंगे, पर करेंगे भी बेस्ट कि आपको याद भी और रिवीजन भी और पूरा हम बेस्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। सो चलो, आज का हमारा क्या टॉपिक है, कनेक्टिव टिश्यू। मतलब हमारी एपी वाला खत्म हो गया था, एपिथेलियल वाला, उसका हम सबको इकट्ठे करके वन शॉट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सब आज हमने कौन सा करना है, कनेक्टिव टिश्यू। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो टिश्यू जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को, मसल्स को, सेल्स को, सभी को आपस में एक तरीके से कनेक्ट करता है। वो एक पर्टिकुलर टाइप का, उसमें पर्टिकुलर कोई टाइप है, जैसे एग्जाम्पल ब्लड। ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, मतलब ब्लड एक ऐसी चीज़ है, ऐसा एक लिक्विड है जो पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। मसल्स है, कह लो कि और कौन से हमारे एल्यूलर टिश्यूज है सपोज, मतलब जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क डिसाइड कर रहे हैं, वो हमारी पूरी बॉडी को ओवरऑल कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब एक हेड से लेकर नीचे टो तक हमारी पूरी बॉडी में वो चीज़ें कनेक्ट है आपस में, मतलब वो ओवरऑल प्रेजेंट होगा ही होगा। अब देखो कनेक्ट कर रहा है बॉडी को, पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली है कि सबसे ज़्यादा यही प्रेजेंट होगा, है ना। ये तो बड़ी सोचने वाली बात है ना, कि अगर ये कनेक्ट कर रहा है हर एक चीज़ को, तो सबसे ज़्यादा तो यही होगा। तो इट इज़ द क्वेश्चन आएगा, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द वर्ल्ड लिखने लगी थी, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, ठीक है। तो ये हमारे में जो मिलता है, ये कनेक्टिव टिश्यू जो पूरी बॉडी को आपस में कनेक्टेड रखता है, वो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होगी उसके कनेक्शन की, है ना। तो और इसका ओरिजिन कहाँ पर होगा, इसका होगा हमारा मीजोडर्मल ओरिजिन, मतलब बीच में होगा हमारी बॉडी के। अगर हमारी ये ऊपर वाली है, क्या कहते हैं इसे हम, एक्टोडर्म है सपोज, है ना, उसके अंदर जो आएगी उसके बाद मीजो आगे, सबसे अंदरूनी एंड होगी। मीजो मतलब मिडिल के में, बीच में, ठीक है। मिडिल में, ये मिडिल में जो स्पेसेस है बॉडी की, देखो सपोज ये बॉडी हमारी गोलू, ठीक है। मिडिल में जो स्पेसेस हैं हमारी, वहां पर किसका कनेक्शन होगा आपस में, सब चीज़ों में, कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। तो ये आपस में सबको कनेक्ट करेगा, तो इसका ओरिजिन क्या होगा, मीजोडर्म। अब देखो ये हमारा सपोज हैंड है, यहाँ पर तो एपिथेलियल टिश्यू है, ऊपर की कवरिंग आ जाएगी, ठीक है। सपोज हमने ये कवरिंग उतार दी, इसके बाद क्या आएगा अंदर, ये हमारी मसल्स, जो मसल फाइबर है, ठीक है। और हमारे अंदर क्या होगी, हमारी बोन, ठीक है। और फिर यहाँ नीचे मसल फाइबर लिख सकते हो। तो यहाँ इनका रीजन कैसा है, मेसोडर्मल। अब देखो ये ऐसे पड़ी है मसल बोन, अब यहाँ पर जो स्पेसिस होंगी, यहाँ पर कुछ और टिश्यूज होंगे, वो भी कहाँ से होंगे, मेसोडर्मल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो मतलब ये बोन है, यहाँ पर इसमें जो मसल्स है, इसको ऐसे ऐसे चला रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तभी तुम्हारी जो बोन टच करोगी मेसोडर्मल में ही है ना। ये बिल्कुल अंदर थोड़ी चली गई है कि हम इसे देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। तो ये होता है हमारा मेसोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, कनेक्ट वेरियस बॉडी पार्ट्स और मसल्स, मतलब इनको भी कनेक्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें प्रेजेंट है, अब क्या पता यहाँ से रास्ते से क्या पता है सच में क्या होगा, जो पास से क्या गुजरेगा, हमारा ब्लड भी गुजर सकता है, ठीक है। क्या पता आसपास स्पेस में कुछ मैट्रिक्स पड़ा हो, ग्राउंड सब्सटेंस से बोल देते हैं हम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या एक्ट कर रही हैं हमारी एज अ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट कर रही हैं, हर एक सिस्टम में है ओवरऑल बॉडी में, ठीक है। मुझे लगता है ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू पर 3 तरह के हैं, जो हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे वो कौन से होंगे, हमारे 3 तरह के होंगे। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, मैं सीधी से लिखूंगी, रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। उसके बाद आएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा,
स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये 3 तरह कैटेगरीज में है, जो है बिल्कुल एक लूज सा, देखो लूज सी बॉडी, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, कुछ बॉडी में ऐसे पार्ट्स होते हैं जो काफ़ी लूज टाइप होते हैं, जहाँ पर कह सकते हो आप ऐसा मैट्रिक्स पड़ा है जो उसको फ्लेक्सिबल कर देता है। लाइक देखो आप अपने नोज को ऐसे से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या कौन सा कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, ठीक है। कुछ मतलब ऐसे आप सोच सकते हो। अब देखो कि हमारी बॉडी में कई बार आपको ना जैसे यहाँ पर मेरे हैंड पे ना हम रेड रेड देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लड फ्लो है, वो हमें रेड रेड दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पर कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होगा, यहाँ पर ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होगा। मतलब हर एक जगह पर अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू है जो ओवरऑल सिस्टम को, मतलब सपोज ये हैंड वाले सिस्टम को ब्लड जो है आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब सपोज ब्लड का इस पार्ट में जो सामान होगा वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पर चला गया, कनेक्ट हो गया आपस में, ठीक है। सोचो मेरे को, अब देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू में 2 तरह के टिश्यू आते हैं। पहले कौन से होंगे हमारे, एरियोलर, ठीक है। उसके बाद एडिपोज, दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे यार, जितना हो सकता है ज़्यादा करेंगे आज, कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फिर आता है हमारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले अभी लूज देखते हैं, पहले हम ना स्पेशलाइज को, और समझो कि इसको हम इग्नोर करेंगे आज के लिए, सिर्फ आज के लिए, इसका बाद में करेंगे। पहले मैं आपको इनका मेन बिटवीन बताती हूँ, फिर हम इसको आगे रखते हैं, ठीक है। रब कर लो, पहले क्या देखेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस में डिफरेंस। अब देखो डेंसिटी वर्ड तो आपने सुना ही होगा सबने, है ना। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस पे कितना ज़्यादा मास पड़ा है वो उसकी डेंसिटी होगी। हम कहते हैं कितनी डेंसर जगह है, मतलब थोड़ी सी जगह पर आप कह लो कि अब मैंने ये हाथ में चौक पकड़ी, मैं यहाँ पर इतने का चौक रख दूँ तो ये काफ़ी डेंसर से लग गया ना, ऐसे मतलब कोई स्पेस नहीं होगी, खाली स्पेस कम होगी, है ना। तो वो कनेक्टिव टिश्यू ऐसे होंगे जो ज़्यादा स्पेस कवर कर रहे होंगे, है ना। तो वो आ जाते हैं डेंस कनेक्टिव। लूज में जैसे कि ऐसे लूज की मतलब कि सपोज ये हाथ में मैं एक ही चौक रख दूँ इतने बड़े हाथ में, तो ये बड़े लूज कनेक्टिव टिश्यू का अगर इतना ज़्यादा चौक रख दूँ फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे आ गया। ऐसे मतलब हम अगर इस चीज़ को कंपेयर करते हैं अपने मैट्रिक्स से, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो पड़ा है हमारी सेल के अंदर या सेल के बाहर, जो मैट्रिक्स है, जो स्पेस में फाइबर्स पड़े हैं, ग्राउंड सब्सटेंस पड़ा है, ब्लड है, तो वो अगर ऐसी कनेक्टिव टिश्यू में पड़ा है जहाँ पर वो चीज़ें ज़्यादा है। अब देखो मैं आपको लिख के बताती हूँ, यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब लेस फाइबर्स, ठीक है। यहाँ पर मास कम है, ये क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो सब्सटेंस है, अब देखो ग्राउंड सब्सटेंस है हर एक टिश्यू में होगा, है ना। तो लेस फाइबर से होगा तभी तो उसे लूज कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे, मोर फाइबर, ठीक है। अब देखो ये इसका है, ये इसका, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर फाइबर्स थोड़े होंगे और बाकी जो सामान होगा वो ज़्यादा होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर दिस केस यहाँ पर ज़्यादा फाइबर्स होंगे और जो सामान है बहुत कम, सामान मतलब ग्राउंड सब्सटेंस, वैसे मैं सामान बोल रही हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मोर सेल्स, क्यों, अब सेल्स किस में आ गए, हमारे सब्सटेंस में, सामान में आ गए, है ना। ऐसे याद रहेगा आपको। यहाँ पर क्या होंगे, लेस सेल्स, ठीक है, और have the more fibers, less fibers, more cells, हाँ यहाँ पर लिखोगे आप more ground substance, यहाँ पर less ground substance, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पर थोड़े फाइबर, यहाँ पर ज़्यादा फाइबर, यहाँ पर ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस में मटेरियल है, यहाँ पर कम है। और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो मोर इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस की जगह ICS, इसको प्लीज़ इसको आप करके लिख सकते हो, पढ़ाई मैं लिख लेती हूँ, आप भी करें, इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पर लेस ICS, मतलब यहाँ पर कम इंटरसेलुलर स्पेस होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आज हम इस लूज वाले को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी 2 जो टाइप्स है उसके हम देखेंगे, फिर हम देखते हैं कि डेंस हो।
तो हमारा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू हम पहले पढ़ेंगे? एरियोरल। यार मेरे को ना इतनी स्पेलिंग नहीं आता, मैं सच्ची बोल रही हूँ, स्पेलिंग बहुत कंफ्यूज होती है, पर मेरी जो मुझे आता सब है पर स्पेलिंग में बहुत कंफ्यूज होती हूँ। तो स्पेलिंग प्लीज़ देख लेना आप कैसे, स्पेलिंग तो आपको आती है, मुझे आप तो ब्लैंडेड हो मेरे से, ठीक है। तो एरियोरल टिश्यू है, एरियोरल जो भी होगा देख लेना प्लीज़ 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 प्लीज़। क्या मैं देखूँ? एरियोरल, हाँ हाँ इसके लिए माफी, गलती से मिस्टेक हो गई, ठीक है। चलो हम देखते हैं एरियोलर टिश्यू में क्या होगा। अब देखो ये इसको किस में आता है? हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू में। अब लूज कनेक्टिव की मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी है ना, तो उसको अब माइंड में रिमाइंड करो, माइंड में रिमाइंड करो। क्या रिमाइंड करना है आपको कि इसमें क्या होगा? पहले तो कम फाइबर्स होंगे, पर जितने भी होंगे बेस्ट होंगे, है ना। तो इसमें और क्या होगा? ग्राउंड सब्सटेंस ज़्यादा होगा, इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें पहले लिख सकते हैं हम, मोर इंटरसेलुलर स्पेस। अब तो आप लिख ही सकते हैं, है ना। लेस फाइबर, ठीक है। तो ये जो टिश्यूज है ये मतलब आप देखो कि इसमें ग्राउंड सब्सटेंस ज़्यादा है, ठीक है, और फाइबर्स तो कम है। जिसमें फाइबर्स कम है, अब फाइबर को हम कैसे देखते हैं? फाइबर एक ऐसा मोटा सा डंडा लाइक है स्ट्रक्चर, फाइबर को डंडे से कंपेयर करो। अब जिसमें डंडे कम होंगे उसको हम अच्छे से मरोड़ सकते हैं चीज़ों को, उसमें डंडे कम लगा रही हैं, ठीक है। सपोज ये हमारे डंडे हैं, ठीक है, ये हमारे फाइबर्स है 3, तो मैंने ये 3 फाइबर लगाए हैं, ठीक है। अब ये इसमें इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा है, तो मैं इसको हाथ को ऐसे मूव करवा सकती हूँ इजीली, ठीक है। अब मैं ज़्यादा कर दूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा ज़रूर होगा, है ना, क्योंकि इनकी वजह से स्ट्रेंथ आ गई, सपोर्ट आ गई फाइबर्स की वजह से हमारे टिश्यूज़ में, ठीक है। तो हमारे उस टिश्यूज़ पे ये होगा जहाँ पर हम ईजिली, जैसे मुझे से स्किन है ईजिली ऐसे कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, है ना, जिससे आप चुंडी काटते हो, है ना। तो यहाँ पर हमारे क्या होते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इनका जो काफ़ी लूज कनेक्टिव टिश्यू, देखो लूज है ना, ठीक है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है? सपोर्ट करता है फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। अब देखो मैंने हमारी बाजू बन की, तो भगवान जी ने ऊपर एपिथेलियल टिश्यू तो लगाया ही था, है ना, अंदर की तरफ उन्होंने एक कुशन टाइप टिश्यू लगा दिया। कुशन सा जैसे होता है ना, कि गद्दा सा हो जाता है, उसके ऊपर चाहे आप चद्दर बिछा दो, नीचे गद्दा होता है, ऊपर चद्दर बिछा दी, शेप बन जाती है बेड की हमारी, है ना। तो ऐसे ही हमारे अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, बट ऐसे जैसे मूव भी कर सकते हैं और ये सपोर्ट करते हैं हमारी फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम? For the framework of our body, ठीक है, ये सपोर्ट करता है हमारे फ्रेम और गिव द शेप टू स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी बॉडी का पार्ट है टू आवर बॉडी, शेप वही हो गया। और एक और पॉइंट था कि यहाँ पर फाइबर्स कम होते हैं, यहाँ पर ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट, ग्राउंड सब्सटेंस लाइक लिखो, फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, जिसे फाइबर बोलते हैं उसे फिब्रोब्लास्ट ही बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो अब हम पहले क्या करते हैं, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी सी डिटेल में कि इसमें क्या कौन सा सामान होता है और किसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो बाकी और क्या होता है इसमें, यही सब चीज़ें होती हैं इन तीनों में से, थोड़े से फाइबर्स, कुछ सेल्स होते हैं 2 तरह के, वो हमको पढ़ लेंगे। फिर पहले हम क्या पढ़ेंगे? फाइब्रोब्लास्ट, मैं 2-2 लाइन की यहाँ पर लिखे हैं जितना आपको चाहिए है, ज़्यादा थोड़ी और डिटेल में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा प्रेजेंट इन मोर कंपेयर टू अदर्स। अब देखो आपने कहा ना ये तो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पर तो कम होना चाहिए फाइबर्स वगैरह, यहाँ पर दूसरी तरह सेल होने चाहिए, बट यहाँ पर क्या होता है, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होते हैं वो होते तो कम है, ठीक है। तो पर उनकी जो रेशो है, मतलब वो बाकियों सेल से ज़्यादा होती है, ये वाले, मतलब ऐसे सपोज मास सेल्स है 2-3 है,
फाइबर प्लस 3 4 होंगे, है ना, वो 4 होंगे, इवन बाकी सब्सटेंस ज़्यादा होगा, ओवरऑल सब्सटेंस ज़्यादा है, पर एज कंपेयर टू सेल्स हमारे ये जो है ज़्यादा है, ओवरऑल से ये कम है, बट वैसे ये ज़्यादा है अगर एक एक से कंपेयर कर सकते हो अलग अलग सेल से, ठीक है। देखो तो यहाँ पर लिख लो लॉन्गेस्ट सेल जो फाइब्रोब्लास्ट होता है, ठीक है, ड्राइंग अच्छी हुई थोड़ी सी, लॉन्गेस्ट सेल एंड फॉर्म और डिवाइड इनटू मोर फाइबर्स, ये डिवाइड करते हैं आगे, और ये लॉन्गेस्ट होता है और ज़्यादा इन मोर, दिल मांगे मोर वही चीज़, क्योंकि यहाँ पर हमें फाइबर्स की रेशो भी अच्छी दिखनी पड़ती है, क्योंकि ये बाकी सेल में जल्दी जल्दी ये डिवाइड करेगा, फाइबर्स में और डिवाइड करेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी फाइबर्स है ना सपोर्ट नहीं कर पाए सिस्टम। देखो ओवरऑल ग्राउंड सब्सटेंस ज़्यादा होगा, अगर ओवरऑल ग्राउंड सब्सटेंस ज़्यादा है, फाइबर्स थोड़े कम है, ठीक है, ये जल्दी जल्दी अपने आप को पूरा इसमें कर नहीं पाएंगे, तो क्या करता है सेल अपने आप को जल्दी रिकवर करता है, उसके लिए फाइब्रोब्लास्ट दोबारा डिवाइड करेंगे, दोबारा डिवाइड करते जाएंगे, तो वो डिवाइड करते जा रहे हैं पुराने वाले जाते जा रहे हैं, इसलिए भी ऐसा हो जाता है कि इसको हम मोर बोलते हैं, ठीक है, बट एज कम्पेयर टू ग्राउंड सब्सटेंस ये कम होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अब फाइब्रोब्लास्ट वाले सेल भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अब फाइबर्स का कलर से बेस पे होता है, जैसे कि वाइट फाइबर्स होते हैं, ठीक है, फाइबर तो फाइबर है, किसी कलर के भी हो सकते हैं, और येलो फाइबर भी होते हैं, एक होते हैं रेटिक्युलेट, ठीक है, हर एक फाइबर जैसे सपोज एरियोलर टिश्यू यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर सपोज एरियोलर टिश्यू है हमारे इस नोज में, ठीक है, यहाँ पर कौन सा वाला येलो वाला के फीचर क्या थे बताऊंगी, वैसे बता रही हूँ, ठीक है, येलो वाले के फीचर है कि वो फ्लेक्सिबल और इलास्टिसिटी करता है, तो ये होता है, ठीक है। वाइट होते बड़ा स्ट्रांग होता है, तो हमारी जो बैकबोन होती है ना उसके बीच में जो एरियोलर टिश्यू होता है, मतलब जो सपोर्ट करता है फ्रेमवर्क, उसमें कौन से टिश्यू होंगे, उसमें कौन से फाइबर होते हैं, उसमें वाइट होंगे, ये बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो हर एक की कैपेबिलिटी है फाइबर्स की अलग अलग, ठीक है। मतलब अब देखो एरियोलर टिश्यू ऐसा है कि वो ऐसे ऐसे मूव भी कर रहा है, बड़ा पतला पतला, क्योंकि इसमें अलग फाइबर्स है, ठीक है, और हमारी वही रीढ़ की हड्डी में जो उसे सपोर्ट कर रहा है फ्रेमवर्क, जहाँ पर हमारे कौन से टिश्यू एरियोलर टिश्यूज है, उसके बीच में वाइट फाइबर्स है। मतलब हर एक फाइबर कैसे डेवलप हुआ है, मैंने पढ़ा था ना सेल वाला चैप्टर आपको, कि सेल अगले दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन होती है हमारे पापा मम्मी वाले सेल में, कि जो बताते हैं ये सेल ऐसे ग्रो करेगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, तभी तो हम वैसे बने, है ना, उनसे इन्फॉर्मेशन आ गई, तो वहाँ पर उनसे इन्फॉर्मेशन क्या आई थी कि उस सेल में वाइट वाला रख देना, क्योंकि वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ चाहिए, ठीक है। तो ये कहते हैं हम पापा का एक्सपीरियंस हमें काम आता है, तो मतलब साइंटिफिकली वो सच है, बड़ी डीपली चीज़ सोची अगर आप सोच पा रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये बहुत सख्त है, ठीक है, तो ये थोड़े से फ्लेक्सिबल वाले हैं, ये ठीक ठीक है, मतलब मीडियम वाले, ठीक है। ये रेटिकुलेट एक प्रोटीन है, इसलिए उसका फाइबर भी वही पड़ा है, तो यहाँ पर क्या है ना, ये सिंगल है, हाँ जी बिल्कुल आप जैसे अनब्रांच्ड है, ठीक है, इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ होती है, जितने मुझे एट ए टाइम पॉइंट याद आते हैं जो मैं लिखा देती हूँ, ट्रोपोनिन प्रोटीन इसमें होता है, बिल्कुल होगा जी होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यहाँ पर लिख दो रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब सेम है, बट ये लिख लो आप, बस यही आपको मेन जो पॉइंट याद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिंगल ये भी होंगे, ब्रांच्ड होंगे, बट यहाँ पर ये लिख रहे हैं ना नो इलास्टिसिटी, यहाँ पर लिख देना मोर इलास्टिसिटी, बस उसका उल्ट लिखना है। यहाँ पर स्ट्रेंथ कैसी होगी, कम, इजीली ब्रेकेबल भी लिख देना, क्योंकि ये टूट सकते हैं। अब नाक की हड्डी टूटी जाती है, मतलब हड्डी कह रही है, सॉरी, ठीक है, तो हड्डी कह के जो नाक में जो हमारी जो कार्टिलेज होती है जो इसे सपोर्ट करती है सिस्टम को, तो ये भी बहुत जल्दी यहाँ पर कोई चोट लगता है काफ़ी, तो ये टूट सकती है, क्योंकि ईजिली ब्रेकेबल,
लेस रिजिड, ऐसे लिख लो। यहाँ पर लिखो ये फ्रेगाइल है मतलब बहुत टूट जाएगा। यहाँ पर सिंगल है, अनब्रांच्ड है बट टूट जाएगा, है ना। ये सिंगल अनब्रांच। यहाँ पर कौन सा प्रोटीन होता है, रेटिकुलेट। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर आपको पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बहुत स्ट्रांग वाला, ठीक है। येलो वाला मूवेबल, ये है तो सिंगल और अनब्रांच भी है बट ये टूट जाता है। ये सबसे कमजोर है, पतला सा, हल्का सा ऐसे डाल दिया एक्स्ट्रा घुमा दिया एक्स्ट्रा लेकर, ठीक है। तो बाकी तो सेल पट मुझे ऐसा लगता है, मतलब मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि नहीं तो मैं एक पॉइंट को 15 मिनट लगा देती हूँ, तब धीरे चलती हूँ, पर फिर भी हम ठीक ठीक स्पीड रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पुराना भी कवर करना है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं मास्ट सेल्स। इसमें से निकलते हैं अलग अलग तरह के, क्या निकलते हैं, जैसे कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन, जस्ट लाइक आवर हार्मोन्स, ठीक है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, एक और था हेपेरिन, ठीक है। तो ये तीन चीजें इस सेल से, जैसे मटीरियल होता है सेल का वैसा है हमारा, जैसे हमारे ब्रेन से हार्मोन्स वहाँ पर रिलीज होते हैं, एक्ट करते हैं बॉडी पर, वहाँ पर ये सेल का ऐसे मटीरियल है जो ये सेल रिलीज करता है अपनी अलग अलग सिचुएशन, ठीक है। हिस्टामिन को हम बोलते हैं वैसोडाइलेट। अब देखो कोई सिचुएशन ऐसी होगी हमारी बॉडी में कि हमें बहुत रिलैक्स जब फील करते हैं, हमारी जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पर जब हम रिलैक्स फील करते हैं किस सिचुएशन के कारण, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है ना। वहाँ पर क्या होता है कि जो नर्व्स होती हैं ना हमारी ऐसे, ठीक है, जब भी जैसे कहते हो कि फ्लो बहुत अच्छा चल रहा है ब्लड का या पानी का अंदर, मतलब यूरिन का किडनी टाइप में, ठीक है, जब हिस्टामिन में होता है तो क्या होता है कि हिस्टामिन जब रिलीज होता है तो ये जो होती है ना, इसकी जो पाइप कह सकते हो, ये थोड़ी डायलेट कर जाती है, मतलब ऐसे खुल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लो बहुत तेज होने लग जाता है, जैसे कहते हैं ना बीपी बढ़ गया या कम हो गया, हाँ वही रीज़न है, ठीक है। अगर हमारा बीपी बढ़ जाता है, हिस्टामिन में क्या हो जाता है कि हमारे कोई भी, जैसे सपोज हार्ट में है, कोई कनेक्टिव टिश्यू लगा है हार्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है टिश्यूज़ का सब मिलकर बना हुआ है काम, है ना। तो वहाँ पर जब वहाँ सेल बैठे होंगे, अब देखो ये हमारा दिल है, जबकि ऐसा नहीं होता, मैंने वैसे आपको बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू का बना है, सपोज इतना पार्ट हमारा कनेक्टिव टिश्यू का बना है, कुछ इतना एपिथेलियल का बना है, कुछ मस्कुलर का, कुछ न्यूरल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यूज थे, ठीक है, यहाँ जिसने इसकी कवरिंग की हुई थी एरियोलर वाले, इसको एक स्ट्रक्चरली फ्रेमवर्क दिया होता है। एरियोलर तो 100% सब में ही होगा, ये बात समझ लेना आपने, ठीक है। और क्या होगा कि जो इसमें वो पाइप्स है ना, तो क्या होगा उस सडनली कुछ ऐसा आपने देख लिया, आपको बीपी बढ़ गया, है ना, कोई ऐसा कारण हो जाता है ना, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो यहाँ पर सेल क्या रिलीज करता है हमारा, हिस्टामिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पाइप्स थोड़ी सी डायलेट कर जाती हैं, यहाँ से खुल जाती हैं, जहाँ पर फ्लो बहुत जल्दी से, ठीक है। अगर वही उल्टा हम देखें कि बीपी कम हो जाता है तो यहाँ पर बहुत ब्लड आगे नहीं जा पाता, पहले तो इस ब्लड इसमें ही रहता है हमारे दिल में, ठीक है, कि वहाँ पर रहता है ब्लड में, और बाकी नहीं जा पाएगा क्योंकि उसकी अपनी ही रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही, तो भैया वो दूसरे कैसे जा रहे हैं। अब देखो कहीं को बीपी कम होता है, चक्कर आ जाता है क्योंकि ब्लड नहीं पहुँच पाता पूरी बॉडी में, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि वेसोकंस्ट्रिक्टर हो जाता है कि नीचे अपना ब्लड पूरी तरह बॉडी में नहीं जा पाए और वहीं पर रह जाता है, तब चक्कर आ जाता है, ठीक है। तो हम सेरोटोनिन के सामने लिख सकते हैं, ये मैंने बड़ा अच्छा कंबाइन करके समझाया, वेसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है, मस्ती करनी चाहिए। चलो लास्ट होता है हेपरिन, ये भी देखो ब्लड से रिलेटेड है हमारे, तो इसको हम बोलते हैं एंटीकोएगुलेंट। जब जैसे डायलिसिस वगैरह होता है ना, मतलब किडनी, मतलब कहीं की किडनी अच्छी तरह वर्क नहीं करती, उनको डायलिसिस करवाते हैं कि उनकी किडनी चलो प्रॉपर सर्कुलेट करे, मतलब जो मतलब एक्सक्रीट प्रोडक्ट है, मतलब वो वाले यूराइन वाले यूरिया है जो, हाँ, तो यूरिया वगैरह वहाँ से बाहर निकल जाए, है ना। तो वहाँ पर क्या करते हैं, हेपरिन डाल देते हैं कि ब्लड जो है हमारा जमे ना, कोएगुलेट करना मतलब जमा देना ब्लड, ठीक है। तो हेपरिन हमारे अंदर क्यों जा रहा है, अब जब हमारे खून निकलता है
है ना। तो खून निकलता है पहले, तो क्या होता है अगर हेपरिन है, अगर हेपरिन वहाँ पर वर्क नहीं करता है, ठीक है, हेपरिन नहीं वर्क करेगा तो क्या होगा, ब्लड जमने लग जाएगा। तो हमारे ऐसा होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि छिल्लर सा ऊपर लग जाता है, देसी भाषा में बोल रही हूँ, है ना, ब्लैक ब्लैक सा होता है, हम कभी ऐसे कर भी देते हैं कि वो फिर ब्लड निकलने लग जाता है ना। तो कहते हैं हमारे अंदर खून ना जमे। सपोज कहीं का ऐसे हो जाता है, ऐसे ये है ना हमारा, अब यही मैं हार्ट की एग्जांपल देती हूँ, कहीं जैसे कुछ हार्ट के पेशेंट होते हैं ना, वो फैट की चीज़ें खा लेते हैं, तो उनकी जो ब्लड वेसल्स है ना, वहाँ पर फैट जमने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाता है ना। तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि उनका खून जो है जमने लग जाता है, तो वहाँ पर वो ज़्यादा ना जमे, उसको प्रिवेंट कर पाए बॉडी, तो हेपरिन हमारी बॉडी में वहीं से रिलीज होगा और उन ब्लड वेसल को बिल्कुल शांत कर देगा और खून जमने नहीं देगा, वो आगे फ्लो करता है। कई बार ना कहीं कोई इन्फेक्शन हो जाती है, मैंने देखा था केस कि वहाँ पर ना किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में मतलब ब्लड पूरा जम जाता है, इन्फेक्शन तभी हो जाती है हेपरिन मतलब जब नहीं वर्क करता है ना। तो यहाँ पर वो वहाँ पर क्यों यूज़ किया जाता है हमारी किडनी वाले में, क्योंकि हमारा अगर खून बाहर पड़ा है तो वो जमेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वो जमेगा ही जमेगा, हमारी बॉडी में हेपरिन के कारण वो नहीं जम पाएगा। अगर बाहर में हेपरिन रख दोगे तो फिर ठीक है। अब आप देखना, मैं आपको एक थोड़ी सी एक मन में एक्सपेरिमेंट आया कि हेपरिन अगर आर्टिफिशियल हो कहीं पर, हाँ होते हैं, है ना, अगर आपका खून निकल रहा है तो आप वहाँ पर उसके ऊपर डाल देना, किसी भी फॉर्म में लिक्विड किसी भी चीज़ में होता है ना, तो वहाँ पर देखना आपका खून जमेगा ही नहीं, ऐसा होता है, बड़ी करना मत करिए ऐसे, ठीक है। तो तीनों हमारे हो गए डन, बड़ा अच्छा ये क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है आपको। उसके बाद हमारा आता है प्लाज्मा सेल्स। तो ये सेल क्या करते हैं, अब देखो ये कनेक्टिव टिश्यू अपना पूरा अच्छा काम कर रहा है, पूरी बॉडी में काम कर रहा है, बड़ा इसका काम बड़ा बड़े एरिया वाला काम है, ये बड़ा बिजनेसमैन है ये। अब प्लाज्मा सेल वो सेल होते हैं कि जो इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, अब ये प्रोटेक्ट करने वाला भी चाहिए, है ना, बिल्कुल चाहिए। तो ये क्या रिलीज करते हैं, बी लिम्फोसाइट सेल, ठीक है, ये बी लिम्फोसाइट सेल्स जो है वो रिलीज करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो, अब देखो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें डिटेल में बताती हूँ कि जो ना हम कुछ भी खाते थे, जब बचपन से अब तक खा रहे हैं ना, अब कुछ भी खा रहे हैं वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में एंटीजन बन करता है। मतलब हमने कुछ खाया तो हमारी बॉडी पर चेक करती है कि ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो बैक्टीरिया उबारला जो हमारे बॉडी को मतलब करने आया ख़राब। इसलिए तो कहते हैं कि हमारी बॉडी सेल्फिश होना भी ज़रूरी है अपने लिए, मतलब क्योंकि बॉडी है ऐसी कि सबसे पहले वो अपना ही सोचेगी, हमारा माइंड भी ऐसा है, हमारी बॉडी भी ऐसी, सेल्फ देखेगी पहले तो भी सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है ना। तो एंटीजन बन जाती है, एंटीजन मतलब उसे लगता है कि ये फॉरेन का सब्सटेंस है, ये बाहर का कोई सब्सटेंस है, इस तो मैं जानता ही नहीं। इवन आप खाना वगैरह भी खाते हो ना, मतलब वहाँ पर अगर खाने की जब बचपन से आदत डाल ली है, अब रोज़ खाना खा रहे हो तो बॉडी को पता चलेगा कि हाँ भी मैं ठीक है, यही चीज़ है जो मेरी रोज़ आती है, तो बॉडी कैपेबल हो जाएगी। अब देखना, आप पता क्या करना, मंथ या 2-3 महीने कुछ बाहर का मत खाना, मतलब ऐसे ट्राई करना, और 3 महीने बाद आप कुछ बाहर ला खाओगे तो आपकी बॉडी को पहचान ही नहीं होगी उस बाहर ले खाने की, कोई जंक फूड की, तो आप बीमार होना शुरू हो जाओगे। ये 100% होता है, क्योंकि हमारे खाने से ही कुछ ना कुछ एंटीजन बनते हैं शुरुआत से, जैसे बनते आते हैं ना। तो उनके लिए कौन लड़ता है, हमारे डी लिम्फोसाइट सेल क्या बनाते हैं वो, ये मैंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, आपको याद रखना, ठीक है। एंटी बॉडीज, ठीक है, मतलब उसके अगेंस्ट चीज़ें बनाते हैं, अगर वो खतरनाक बैक्टीरिया है तो हम उससे लड़ेंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे और जो उस एंटीजन को खत्म कर देंगे, अगर वो गलत वाला एंटीजन है। अब कैसे में ऐसे होता है कि पता ही चलता है एंटीजन हमारा अपना है दूसरा है, तो फिर बॉडी को खराब करता रहता है ना। तो ये है मासल और ये है हमारा प्लाज्मा सेल। तो हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फिनिश है, तो हम एडिपोज करते हैं, हम करते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एडिपोज का वैसे हम और इसे क्या बोलते हैं, फैट स्टोरिंग टिश्यू, ठीक है। जो टिश्यू अपनी हमारी फैट को स्टोर करके रखता है, जिसके कारण हम जब भी से लगते हैं, वो होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो बनाए हुए है, यहाँ पर उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पर वो अपनी फैट को जो हमारी वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड और
ट्राइग्लिसराइड। अब देखो किसी की मतलब हमारी बॉडी की अलग अलग क्षमता है। अब किसी ने 2 रोटी खानी है वो 2 ही खाना है ना, तो क्या होता है किसी ने उसने 3-4 खा लिया है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, वो फैट तो बॉडी में जितनी यूज़ होगी तो होगी। अब बॉडी बाहर थोड़ी फेंक सकती है वो, कि वो ज़रूरी चीज़ है, तो वो क्या करती है उसे अपने में ही लपेट लेती है, मतलब अपने ही सेल के अंदर उसे स्टोर करके रख लेती है। यहाँ पर तो बहुत टेल है, वाइट फैट ब्राउन, वो हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, जितना एनसीईआरटी में वही पढ़ेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, द एक्सेस ऑफ carbohydrates that are not used will store in cells, ठीक है, तो वो पर जो है टिश्यू में स्टोर हो जाएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिपोसाइट सेल, ठीक है, बाकी सामान वही रहेगा, वही इंटरसेलुलर मटेरियल, मैट्रिक्स, उतनी ही क्वांटिटी, सब कुछ, बस यही चीज़ चेंज होगी। और ये किसका फंक्शन कर जाएगा, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करने में, मतलब वहाँ पर, ठीक है। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारी फैट स्टोर हो जाती है, वो एक्स्ट्रा फैट होती है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, एक्सेस न्यूट्रिएंट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जब हम दौड़ते रनिंग करते तो वही फैट जो हमारी, अब हमने कई बार फास्टिंग रखते हैं तो वही जो फैट होती है वो टूटती है ना, मतलब बॉडी के प्रोसेसेस के थ्रू वहाँ पर यूज़ होती है, तभी तो मतलब फैट मतलब एक्सेस करने सब चीज़ें है ना। तो ये हमारा होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम करते हैं शुरुआत। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो मैंने अभी सोचा था कि वो कल कराऊंगी, पर एक गोल सेट किया था कि यहाँ पर करवा के फिर कल वाले पे टाइम लगेगा, इसलिए हम आज ही खत्म करेंगे, थोड़ा ही है बहुत थोड़ा। यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना है, बस हमको ना वाइट और येलो डिटेल में पढ़ना है, थोड़ी सी डिटेल। अब मेन तो आपको समझ आ गया है, बस हमको वही पॉइंट देखना, वही लिखेंगे हम दोबारा से। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, पहले आपको ये पता होना चाहिए किस फाइबर से बनी, ये है कोलेजन फाइबर से बनी, ठीक है, ये कोलेजन फाइबर से बने हुए हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं, मोर फाइबर्स, क्योंकि ये इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, तो यहाँ पर लिखना स्ट्रेंथ मोर एंड रिजिड, वो तो आपको पता चल गया है ना। यहाँ पर और क्या लिखेंगे हम, मास्ट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट मोर एज compared to प्लाज्मा सेल, मतलब उनसे कंपेयर करें तो मास सेल तो ज़्यादा होता है यहाँ पर, मास सेल और फाइबर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इनको क्या बनाते हैं, ये रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये भी पॉइंट हमने लिख दिया। मोर फाइबर, कोलेजन फाइबर्स होते हैं यहाँ पर लिखना लेस अमाउंट ऑफ येलो फाइबर्स। अब देखो थोड़ी थोड़ी इलास्टिसिटी आपको चाहिए। अब जहाँ पर हमारी रीढ़ की हड्डी में अगर होगा वहाँ पर हमारे 5 टाइम्स 90 होंगे, थोड़ी थोड़ी येलो भी होंगी, थोड़ी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए यार उसको, है ना, बिल्कुल बंद थोड़ी कर देंगे ऐसे पैक, ठीक है। तो ये लेस अमाउंट ऑफ येलो फाइबर्स है बट थोड़ी, ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो ये बस चीज़ें वाइट, ये हमको जाननी थी वाइट के बारे में। अब वाइट वाले 2 तरह के होते हैं, जहाँ पर हमने जहाँ पर देखे, मैंने अब कर देखना किस तरह के होते हैं, 2 रेगुलर एंड यहाँ पर मैं समझा इरेगुलर। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है। अब आपको ये बात मैंने आपको समझा दी थी कि ऐसे होते हैं वाइट वाले, स्ट्रॉन्ग रिजिड पावरफुल से ना, मतलब इसको कंपेयर करो वैसे मोटी सी जो आयरन की रॉड होती है ना, वैसे हमारे आयरन है उससे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब वही रेगुलर रेंज है, वही इरेगुलर, मतलब वही वाले ऐसे पड़े हैं, वही कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच में हमारा क्या है, साथ में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अरेंजमेंट की बस डिफरेंस है। अब देखो हर एक बॉडी का पार्ट अलग अलग होता है, अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी, हर एक पोर्शन अलग अलग होता है, तो कहीं पर टेढ़ी जरूरत है, कहीं पर सीधी जरूरत है ना फाइबर्स की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फाइबर्स आर सिमेट्रिकली अरेंज्ड
अनअरेंज्ड, बस आपको यही पॉइंट लिखना है मेन, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है हमारी, टेंडन। टेंडन वो चीज है, वो पॉइंट है जो क्या कनेक्ट करता है हमारी मसल को बोन से। मतलब देखो, वही हमारा हाथ, ये हमारा ये बाजू है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू में अंदर क्या है, हमारे मसल्स है, यहाँ पर हमारे मसल्स है ना, और साथ में ही हमारी हड्डी है, जो मैंने आपको पहले भी से बताया, ठीक है। अब क्या कर रही है, ये हड्डी खुद तो ऐसे मूव नहीं कर पा रही, ठीक है। तो यहाँ कुछ फाइबर्स हैं जिसने इस हड्डी को पकड़ा है और इसे ऐसे ऐसे मूव करवा, मतलब जैसे मैं यहाँ पर मूव कर रही हूँ, ये इसको ऐसे मूव करवाना है, तो यहाँ पर क्या चीज़ को मूव करवा रही है, मसल्स हैं, ठीक है। तभी तो कहते हैं ना कि हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, है ना, लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, हम थकावट खलियाँ से पड़ जाती है ना, तो क्यों पड़ती है, मसल में क्यों पड़ती है, हड्डियों में क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि मसल ही मूव करवा रही है। ऐसे हर चीज़ को सोचा करवा, तो क्या करता है वो ऐसे मूव करवाता है हमारी बॉडी में, है ना, मसल को, है ना, मसल हमारी बोन को मूव करवाती है, और उसको हम बोलते हैं टेंडन, मतलब जो टेंडन पार्ट है उसे कनेक्ट कर रहा है आपस में, ठीक है। और जो उनका जहाँ पर कनेक्शन हो रहा है इसे बोलते हैं टेंडन, ठीक है। तो वहाँ पर रेगुलर देखो, ऐसे हमारी बाजू है, स्टेडी तो नहीं है, रेगुलर अरेंजमेंट होगा यहाँ पर बिल्कुल, तभी तो ये ऐसे बिल्कुल अच्छे से मूव कर पा रहा है। सपोज मैंने मूव कर दिया, हमारी बाजू ऐसी रहेगी, तो फिर तो हमारी इरेगुलर अरेंजमेंट हो जाती है ना, पर हमारी अरेंजमेंट बिल्कुल रेगुलर है, देखो फिर वापस से वैसे ही हो जाता है ना, ये सोचने की बात है। तो यहाँ पर इरेगुलर में क्या लिख देंगे, अनसिमेट्रिकल, मतलब वही फाइबर्स बट अनसिमेट्रिकल अरेंज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, एक मिनट, यहाँ पर सेल्स है, यहाँ पर फाइबर्स है, और बीच में क्या है हमारा ग्राउंड सेक्शन, मतलब ये सभी आपस में कनेक्ट है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है, स्किन। अब देखो स्किन हमारी बिल्कुल मूव कर पाती है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे मूव कर पाते हो, क्यों, अब इसका स्ट्रक्चर तो मुझे पता है नहीं चेंज हुआ कुछ भी, पर आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबल मूव करवा सकती हूँ। अब मसल को बोन से अलग करके मूव करवा सकते हो, ऐसे फ्लेक्सिबली, ऐसे ऐसे नहीं करवा सकते ना। तो यहाँ पर हमने इरेगुलर अरेंजमेंट कर दी, सीधी सीधी नहीं की, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी कर दी, कि हमारे फाइबर्स वैसे स्ट्रांग रहे, ये चीज़ हमारी स्ट्रांग रहे, फिर हम ऐसे मूव कर पाए, ये चीज़ होगी, है ना। तो यहाँ पर हमारे फाइब्रस वाले भी आ गए, मतलब डेंस वाले भी आ गए, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर वाला भी आ गया। कैसे आया, अगर हम अंदर देखें, अगर हम सॉरी बाहर देखें, तो फ्रेमवर्क कौन कर रहा है, एरियोलर वाला, है ना। और अगर हम देखें कि इसके अंदर जो हमारे फाइबर्स वगैरह हैं, वो जो अरेंजमेंट है वो कैसी है, इरेगुलर है, ठीक है। मतलब एरियोलर में ही, अगर एरियोलर में देखें वहाँ पर कुछ फाइबर्स हैं, अगर हम इसके वे से देखें फाइबर कैसे है, वो इरेगुलर है, कॉम्बिनेशन हो गया ना दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आंसर, आ गया हमारा स्किन। अब देखो हमारी कैसे है, यहाँ पर स्किन की कौन कौन सी लेयर्स है, ऊपर वो एपिथेलियल वाली है, नीचे कौन सा जगह कनेक्टिव वाला है, तो कितनी लेयर्स है इसमें, हाइपोडर्मिस, ये आगे जाकर एंडोडर्मिस वगैरह बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं मजा आता है, ठीक है। हाइपोडर्मिस ऊपर कौन सी होगी, एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस, उसके नीचे जाकर हमारा कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर कह लो, उसके अंदर फाइबर्स की अरेंजमेंट हो जानी, ठीक है। और फाइबर्स की अरेंजमेंट होनी इरेगुलर सी, ठीक है। मतलब देखो एरियोलर का मतलब फाइबर्स कम होती है, ठीक है। डेंस का मतलब फाइबर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पर एरियोलर ऊपर स्ट्रक्चर मूव कर रहा है, ठीक है। नीचे कुछ ऐसा और कनेक्टिव टिश्यू जहाँ पर अकेले फाइबर्स पड़े हैं, इनको इरेगुलरिटी यहाँ पर मेंटेन करनी है, ठीक है। तीनों पॉइंट मैंने आपस में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे